हेलो फ्रेंड्स, मार्गदर्शन आईएएस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोग के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट मोस्ट वीवीआई सेक्शन लेकर के आया हूँ और बताना चाहूँगा कि जो भी स्टूडेंट्स हमारे इस सेशन के साथ जुड़े हैं उनको जरूर लाभ होगा। दोस्तों, प्राय एग्जामिनेशन में आर्थिकी से यानी इकोनॉमिकल करेंट अफेयर से बहुत सारा प्रश्न आपसे पूछा जाता है। आर्थिकी का बहुत बड़ा रोल होता है, चाहे आप यूपीएससी का एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं या बीपीएससी का एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं या यूपीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, आर्थिकी इकोनॉमिकल जो करंट अफेयर्स होता है इसका बहुत बड़ा अहमियत होता है और मैं आज इसी को अगर देखा जाए तो इंडिया का भी आर्थिकी का मैं डिस्कस करूंगा इस पर्टिकुलर वीडियो में और साथ ही साथ वर्ल्ड से रिलेटेड भी आपको आर्थिकी का इसमें महत्वपूर्ण वन लाइनर जो होंगे उसको मैं बताऊंगा। दोस्तों, यहाँ पे एक चीज और मैं आपको इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा। आपको यहाँ पे 200 से ज्यादा वन लाइनर प्रश्न मिलेंगे जो कि किस कैटेगरी के होंगे, वह मोस्ट वीवीआई कैटेगरी के होंगे और वह आर्थिकी के से संबंध होंगे। और यह कंटेंट आप सभी को पता है, यह कंटेंट घटना चक्र से लिया गया है और घटना चक्र बहुत ही ऑथेंटिक है एग्जामिनेशन के लिए। और चाहे यूपीएससी का हो, बीपीएससी का हो या यूपीपीसीएस का, बिना घटना चक्र का करंट अफेयर्स और बिना आर्थिकी देखे हुए एग्जामिनेशन में अगर आप जाते हैं तो आप निश्चित रूप से गलती करेंगे। मेरा सुझाव यही है दोस्तों कि यह 200 प्रश्न जो आर्थिकी से है उसको आप जो है ना ध्यान से एक एक प्रश्न को देखिए, उसके बाद एग्जाम दीजिए, आपका निश्चित रूप से बेहतरीन स्कोर होगा। तो समय बिल्कुल जाया ना करते, एक एक प्रश्न को मैं आपके लिए प्रस्तुत करना शुरू करता हूँ। पहला प्रश्न है दोस्तों, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि पीएम स्वनिधि को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो दोस्तों, सही उत्तर इसका होगा दिसंबर 2024 तक के लिए इसको बढ़ा दिया गया है। यहाँ पे मैं बहुत एक्सप्लेनेशन नहीं करूंगा, तेजी के साथ, चूंकि प्रश्नों की संख्या 200 प्लस है तो आपको जल्दी अगर इस वीडियो को समाप्त मुझे करना होगा तो तेजी हमको जरूर ग्रहण करना होगा। दूसरा प्रश्न है, माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर का अधिग्रहण करने की घोषणा किस अरबपति ने की है? और यह घोषणा कब की गई? 25 अप्रैल 2022 को। तो एलन मस्क आप सबको जरूर पता होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, एलन मस्क ने ट्विटर का अधिग्रहण कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर में किया? तो सबको पता है 44 बिलियन अरब डॉलर में यह समझौता संपन्न किया गया था। अगला प्रश्न है, कौन सी क्षेत्रीय एयरलाइन केंद्र सरकार के नियंत्रण में एक स्वतंत्र व्यवसायिक इकाई बन गई है 15 अप्रैल 2022 को? तो एलायंस एयर स्वतंत्र एयरलाइंस बन गई है। अगला प्रश्न है, एलायंस एयर का मुख्यालय कहाँ रखा गया है? तो मुंबई। अगला, किसने विश्व के पहले क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड को लॉन्च किया? 13 अप्रैल 2022 को लॉन्च किया गया। नेक्सो और मास्टर कार्ड के द्वारा यह लॉन्च किया गया, क्रिप्टो करेंसी से संबंधित। अगला प्रश्न है, आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका की क्रेडिट एजेंसी फिच के द्वारा कितनी कर दी गई है 13 अप्रैल 2022 को? तो इसकी क्रेडिट रेटिंग सी कर दी गई है गिरा करके। अगला है, ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग्स में किस नेता को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है अप्रैल 2022 के अंतर्गत? तो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी को शीर्ष रैंकिंग प्रदान किया गया है। दोस्तों, तेजी के साथ मैं प्रश्न कर रहा हूँ, ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग्स कौन जारी करता है? यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है, तो मॉर्निंग कंसल्ट के द्वारा जारी किया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व आर्थिक आउटलुक डब्ल्यूईओ रिपोर्ट किसने जारी की है? तो सही उत्तर है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अगला प्रश्न है, रिपोर्ट के अनुसार भारत वर्ष 2022 के लिए विकास पूर्वानुमान को कितना अनुमानित किया गया है? तो 8.2% निर्धारित किया गया है, अनुमानित किया गया है भारतीय जीडीपी का ग्रोथ रेट। अगला प्रश्न है, वैश्विक वित्तीय स्थिरता ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा जारी किया जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, वैश्विक आयुष निवेश और नवाचार शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? गांधीनगर गुजरात में आयोजित किया गया।
अगला प्रश्न है, अप्रैल 2022 में किस देश ने भारत को गेहूं आपूर्तिकर्ता के रूप में मान्यता दी? तो मिस्र ने यह मान्यता भारत को दी। अगला प्रश्न देखते हैं, टाटा समूह द्वारा जनता के लिए सुपर ऐप किस नाम से लॉन्च किया गया? तो टाटा न्यू के नाम से लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, फिनेंशियल ईयर 2023 के लिए भारत जीडीपी वृद्धि अनुमान को 8.7% से घटाकर कितना प्रतिशत कर दिया गया है? तो घटा करके 8% कर दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न, यह अनुमान किसके द्वारा जारी किया गया है? तो विश्व बैंक का यह अनुमान है कि भारत की जीडीपी 8.7% से घट करके मात्र 8% रहेगा। तब भी अगर देखा जाए तो ग्लोबली भारत का नंबर 1 स्थान है ग्रोथ रेट के मामले में। अगला प्रश्न है, किस मंत्रालय ने त्रिपक्षीय विकास निगम टीडीसी नामक कोष का प्लेटफॉर्म शुभारंभ किया है? तो भारतीय विदेश मंत्रालय का यह प्रयास है। अगला प्रश्न है, इसका उद्देश्य क्या रखा गया है? तो उद्देश्य है चीनी विकास साझेदारी मॉडल का विकल्प प्रदान करना। अगला प्रश्न है, हुरुन ग्लोबल हेल्थ केयर रिच लिस्ट 2022 में शीर्ष स्थान किसको दिया गया है? तो साइरस पूनावाला को दिया गया है। इस सूची में देखा जाए तो उनके पास 26 बिलियन अमेरिकी डॉलर की संपत्ति है। अगला प्रश्न है, साइरस पूनावाला किस संस्थान के अध्यक्ष हैं? तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष है, जो कि कोविशील्ड नामक कोरोना वैक्सीन का निर्माण किया था। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च भारत के प्रथम डेयरी सामुदायिक रेडियो स्टेशन का दूरगामी नाम क्या है? तो दूधवानी। दूधवानी मोस्ट बीबीआई है, इसको आप जरूर याद रखोगे, अपकमिंग एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा। इस स्टेशन का उद्देश्य क्या रखा गया है? तो उद्देश्य है पशुपालन और कृषि के लिए आवश्यक जानकारी किसानों तक पहुंचाना। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है, पूर्ण रूप से प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल बनने वाली पहली भारतीय कंज्यूमर गुड्स कंपनी बन गई है, उसका नाम क्या है? तो डाबर इंडिया प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी का दर्जा हासिल किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, डाबर ने किस राज्य को पर्यावरण बचाओ अभियान शुरू किया है? तो हिमाचल प्रदेश में पर्यावरण बचाओ अभियान को शुरू किया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट आर्थिकी का प्रश्न है, घटना चक्र का यह प्रश्न है दोस्तों, तो आप किसी भी लिहाज से इसको ध्यान पूर्वक देख करके ही तब एग्जाम में आप जाओगे तो बेनिफिशियली स्टेट में आप रहोगे। अगला प्रश्न है, नाबार्ड ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो कार्यक्रम का नाम है जीवा। अगला प्रश्न लेता हूं, जीवा नाबार्ड के किस कार्यक्रम के तहत कई परियोजनाओं का समामेलन करेगा? तो वाटर शेड कार्यक्रम के तहत कई कार्यक्रमों को एक करेगा, यानी कई परियोजनाओं का समामेलन होगा जिसका नाम होगा वाटर शेड कार्यक्रम। नेक्स्ट प्रश्न है, किस केंद्रीय मंत्री द्वारा नीति आयोग के फिनटेक ओपन समिट का शुभारंभ किया गया? तो अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री और आईटी मंत्री हैं, उन्हीं के द्वारा यह शुभारंभ किया गया। अगला प्रश्न है, इस वर्चुअल सम्मेलन का आयोजन नीति आयोग द्वारा कब से कब तक किया गया? तो 7 से लेकर के 28 फरवरी तक इस वर्चुअल समिट का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता अश्विनी वैष्णव के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है, CRISIL क्रिसिल की रिपोर्ट के अनुसार भारत की जीडीपी फिनेंशियल ईयर 2023 में कितने प्रतिशत तक बढ़ने की उम्मीद है? तो इसका अनुमान है 7.8% भारतीय जीडीपी ग्रोथ रेट रहेगा। अगला प्रश्न है, श्रीलंका ने मौजूदा ईंधन की कमी से निपटने हेतु किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो वह देश है भारत। भारत के साथ श्रीलंका आपात स्थिति से निपटने में भारत से सहयोग के लिए यह समझौता किया है। अगला है, यह समझौता किसके मध्य हस्ताक्षरित किया गया है? तो यह समझौता भारत के एक्सिम बैंक और श्रीलंका के सरकार के बीच किया गया है, यानी भारत के तरफ से एक्सिम बैंक और श्रीलंकन गवर्नमेंट के बीच यह समझौता किया गया है, एग्रीमेंट किया गया है। अगला प्रश्न है, इस समझौते की राशि क्या निर्धारित की गई है? तो 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, किस देश ने संघीय कॉर्पोरेट कर शुरू करने की घोषणा की है?
तो संयुक्त अरब अमीरात, यानी सही उत्तर हो जाएगा यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। अगला प्रश्न है, किस बैंक को डिजिटल परिवर्तन के लिए डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2021 पुरस्कार से सम्मानित किया गया? उस बैंक का नाम है कर्नाटका बैंक, बिल्कुल ही सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, यह पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो यह पुरस्कार दिया जाता है भारतीय उद्योग परिसंघ के द्वारा। अगला प्रश्न है, 2020 के आंकड़ों के अनुसार भारत का विश्व में बाजरे के निर्यात में कौन सा स्थान है? तो भारत का स्थान है दोस्तों 5वां स्थान, आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्ष 2021 के आंकड़ों के अनुसार भारत से बाजरा का आयात कौन सा देश से था? तो नेपाल, नेपाल आपका सही उत्तर हो जाएगा। एक एक प्रश्न वीवीआई कैटेगरी का है जो अपकमिंग एग्जामिनेशन है, चाहे आप 67वीं बीपीएससी का एग्जामिनेशन री एग्जामिनेशन देने वाले हैं या आप यूपीएससी या यूपीपीएससी का अगर एग्जामिनेशन देने वाले हैं दोस्तों, तो यह प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है और यह सेशन आप मिस नहीं कर सकते हैं, मोस्ट वीवीआई है। और आप लोग अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके लिए है, और एक लाइक आप जरूर कर दीजिए, और जो आपके दोस्त मित्र हैं, फ्रेंड सर्किल है, वहां पे आप शेयर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है, आंकड़ा किसने जारी किया था? तो आंकड़ा जारी किया था वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार का। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना 2021-2022 से बढ़ाकर कब तक कर दिया गया है? तो वर्ष 2025-26 तक इसको बढ़ा करके कर दिया गया है, जो मार्च 2026 तक लागू होगा। अगला प्रश्न है, किस मंत्रालय की यह प्रमुख योजना है? तो यह योजना है खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्रालय, सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, ग्लोबल डिजिटल स्किल इंडेक्स किसने प्रकाशित किया है? तो सेल्स फोर्स के द्वारा यह प्रकाशित किया गया है। अगला प्रश्न है, इस इंडेक्स में शीर्ष पे कौन सा देश है? तो शीर्ष पे है भारत। अगला प्रश्न है, वर्ष 2021 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन हो गया है? तो अमेरिका भारत का शीर्ष व्यापारिक साझेदार देश है। अगला प्रश्न है, ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 5000 2022 में इस कंपनी ने सबसे मूल्यवान ब्रांड का खिताब जीता है? तो सिंपल है इसका जवाब, एप्पल, और लगातार एप्पल ही अवार्ड जीतता है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ के अनुसार 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत की गिरावट होगी? तो 6.6% आपका सही उत्तर हो जाएगा, इतनी की गिरावट होगी, और यह आपको एनएसओ का आंकड़ा है। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न आपके लिए। अगला प्रश्न है, वर्ष 2021 में भारत किस देश का 5वां बड़ा व्यापारिक साझेदार बन गया है? तो ब्राजील आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, किसने डिजिटल प्लेटफॉर्म स्पाइक एक्सचेंज इंडिया लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च करने का कार्य किया है एचडीएफसी बैंक एवं स्पाइस बोर्ड इंडिया के द्वारा। अगला प्रश्न है, खीरे एवं ककड़ी का सबसे बड़ा निर्यातक कौन सा देश हो गया है? तो यह उपलब्धि भारत के नाम दर्ज हो गया है दोस्तों, भारत यह उपलब्धि हासिल कर चुका है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण ने बीमा पेशेवरों की क्षमता निर्माण के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो यह समझौता भारतीय बीमा संस्थान इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ किया गया है। अगला प्रश्न है, वैश्विक निवेश रुझान मॉनिटर कौन जारी करता है? तो यह जारी करने का कार्य किया जाता है व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन यानी अंकटाड के द्वारा। अगला प्रश्न है, इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में भारत में एफडीआई प्रवाह में कितने प्रतिशत की कमी आई? तो 26% की कमी दर्ज की गई इस रिपोर्ट के अनुसार। अगला प्रश्न है, अंकटाड का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो अंकटाड का मुख्यालय दोस्तों जेनेवा में, जो कि स्विट्जरलैंड में है, उपस्थित है। अगला प्रश्न है, निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स को किसने लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया गया है एनएससी इंडिसेंस। यह मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, इसको जरूर आप लोग याद रखेंगे एग्जामिनेशन में, जो अपकमिंग एग्जामिनेशन है उस दृष्टिकोण से वीवीआई है। अगला प्रश्न है, प्रथम वैश्विक साइबर सुरक्षा आउटलुक रिपोर्ट किसने जारी किया है? तो यह जारी किया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF के द्वारा।
अगला प्रश्न है, विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक कहाँ प्रस्तावित की गई है? तो यह दावोस क्लोस्टर स्विट्जरलैंड में आयोजित की जाएगी। इसका थीम क्या है दोस्तों? तो थीम रखा गया है वर्किंग टुगेदर रिस्टोरिंग ट्रस्ट। इसका थीम मोस्ट वीवीआई होता है। थीम आजकल एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे हैं तो याद रखेंगे। यह आपको एक बार फिर बताना चाहूंगा, यह घटना चक्र का है दोस्तों। यह घटना चक्र का सार संग्रह है। और मैं यह भी बताना चाहूंगा कि आप लोग को इसको मोस्ट वीवीआई है और यह आर्थिकी वाला पार्ट है, तो आपको यहाँ से प्रश्न काफी संख्या में पूछा जाएगा इकोनॉमिकल करंट अफेयर्स के अंतर्गत, तो आप इसको याद करके जाएंगे। अगला प्रश्न है, किस देश ने विश्व आर्थिक फोरम दावोस एजेंडा 2022 में P3 मूवमेंट का प्रस्ताव रखा? तो यह प्रस्ताव भारत सरकार के द्वारा रखा गया। अगला है, P3 मूवमेंट है क्या? तो प्रो प्लेनेट पीपुल, प्रो प्लेनेट पीपुल इसका पूरा नाम होता है। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेंड्स 2022 नामक रिपोर्ट किसने जारी किया? तो यह जारी किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के द्वारा। अगला प्रश्न है, वर्ष 2022 तक वैश्विक स्तर पर बेरोजगारों की संख्या कितनी थी? तो 207 मिलियन बेरोजगारों की संख्या थी। 2019 में यह संख्या 186 मिलियन थी, जिसमें बढ़ोतरी देखी गई है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2022 में वैश्विक बेरोजगारी दर कितना अनुमानित किया गया है? तो यह अनुमान किया गया 5.9% और 2021 में अगर देखा जाए तो यह अनुमानित किया गया था 6.2%। तो निश्चित रूप से यह चिंताजनक स्थिति है बेरोजगारी के दृष्टिकोण से। अगला प्रश्न है, वर्ष 2022 में वैश्विक श्रम शक्ति भागीदारी दर कितनी अनुमानित की गई है? तो यह 59.3% अनुमानित की गई है। अगला प्रश्न है, इस रिपोर्ट में भारत को किस स्थान पर रखा गया है? तो भारत का स्थान निम्न मध्यम आय वर्ग वाले देश की श्रेणी में रखा गया है। अगला प्रश्न है, ऑक्सफैम इंडिया रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में भारत में कितने नए अरबपति बने हैं? तो भारत में 40 नए अरबपति बने हैं इस पर्टिकुलर पीरियड के अंतर्गत। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेरस 2022 नामक रिपोर्ट किसने जारी किया? तो यह रिपोर्ट जारी करने का कार्य किया है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जारी किया गया है और संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक एवं सामाजिक मामले के विभाग के द्वारा यह रिपोर्ट जारी किया गया है। अगला प्रश्न है, इसके अनुसार वैश्विक विकास दर 2021 में कितना प्रतिशत आकलित किया गया है? तो 5.5% वर्ल्ड ग्रोथ रेट आकलित किया गया है। अगला प्रश्न है, वैश्विक विकास दर 22 और 23 में कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो 22 में दोस्तों 4% रहने का अनुमान है, जबकि यही आंकड़ा घट करके 3.5% यानी 3.5% आपको 2023 में रहने का अनुमान है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2021 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत आकलित की गई है? तो 9% भारतीय विकास दर आकलित की गई है। अगला प्रश्न है, भारत की विकास दर 2022 और 2023 में क्रमशः कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो याद रखिएगा 22 में दोस्तों 6.7% और 23 में घट करके 6.1% रहने का अनुमान है। तो मैं बताना चाहूंगा यह प्रश्न आप लोग के लिए मोस्ट वीवीआई है अपकमिंग एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से। 67वीं एग्जाम देने वाले हर एक विद्यार्थी और यूपीपीएससी देने वाले हर एक विद्यार्थी को यह याद रखना चाहिए। अगला प्रश्न है, ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड 2021 में भारत के निजी बैंक को सर्वश्रेष्ठ बैंक का अवार्ड दिया गया है, क्या नाम है? तो HDFC बैंक सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत ने किस देश के साथ 2030 से पहले 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार लक्षित किया गया है? तो यह लक्ष्य रखा गया है साउथ कोरिया के साथ और साउथ कोरिया के साथ यह लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अगला प्रश्न है, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो यह जारी किया जाता है वर्ल्ड बैंक के द्वारा, विश्व बैंक के द्वारा। अगला प्रश्न है, इस रिपोर्ट में भारत की आर्थिक समृद्धि कितनी आंकी गई है? तो 8.3% 2021 के लिए
और 8.7% 2022 के लिए आंकलित किया गया है। तो यह भी आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हो गया, क्योंकि यह आंकड़ा किसका है, तो यह आंकड़ा आपका वर्ल्ड बैंक का है। और आप सबको पता है WTO हो, IMF हो, ADB हो, RBI हो और SCO हो, इन सब के आंकड़ों को आपको याद रखना होता है, क्योंकि यह बार बार ही एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने निवेश संरक्षण और शिक्षा कोष पर सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया है, तो भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी ने पुनर्गठन का कार्य किया है। अगला प्रश्न है, इस समिति का पुनर्गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया, तो समिति का अध्यक्ष है गुरुमूर्ति महालिंगम। अगला प्रश्न देख लेते हैं, इसके अनुसार वर्ष 2026 तक इथेनॉल मांग के संदर्भ में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा बाजार बन जाएगा। तो यह अनुमान है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी आईईए के अनुसार यह अनुमान व्यक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का उपाध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है, तो उर्जित पटेल को, जो कि पूर्व में RBI के पूर्व गवर्नर का भूमिका निभा चुके हैं। अगला प्रश्न है, किस संस्था द्वारा जारी रिपोर्ट में भारत को वर्ष 2030 तक एशिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का अनुमान व्यक्त किया गया है, तो IHMS मार्केट के द्वारा, याद रखिएगा IHS मार्केट के द्वारा, तो इसको याद रखना। अगला प्रश्न है, भारत यह उपलब्धि किस देश को पछाड़ करके प्राप्त करेगा, तो जापान को पीछे छोड़ करके भारत यह उपलब्धि प्राप्त करेगा। और आप सभी को पता है एशिया में प्रथम स्थान किसका है, तो चाइना का है। और अब भारत का स्थान, इंडिया का स्थान अगर देखा जाए तो दूसरा हो जाएगा, उसके बाद जापान का। अगला प्रश्न है, यह भविष्य की बात है दोस्तों, अभी जापान 2 नंबर पे है, इंडिया 3 नंबर पे है। वर्तमान में भारत विश्व की शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं में भारत की रैंकिंग कौन सी है, तो भारत विश्व की 6ठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, इसको आपको याद रखने की जरूरत है। अगला प्रश्न है, हरित ऊर्जा कॉरिडोर द्वितीय चरण की योजना को किसने अपनी मंजूरी दी है, तो भारत सरकार ने मंजूरी दी है। अगला प्रश्न है, इस योजना को किस हेतु मंजूरी दी गई है, तो अंतरराज्यीय पारेषण प्रणाली के लिए यह मंजूरी दी गई है। अगला प्रश्न है, इससे कुल कितने राज्य लाभान्वित होंगे, तो 7 राज्य लाभान्वित होंगे। तो कौन कौन से राज्य होंगे, तो गुजरात लाभ लेगा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका, केरल, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश, यानी 7 ऐसे राज्य होंगे जो इसका लाभ लेंगे। अगला प्रश्न है, इस योजना से वर्ष 2030 तक कितने गीगावाट ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य प्राप्त होगा, तो 450 गीगावाट का लक्ष्य यह परियोजना प्राप्त करेगा। अगला प्रश्न है, किस पेमेंट बैंक को अनुसूचित बैंक का दर्जा प्राप्त हुआ है, तो एयरटेल पेमेंट बैंक को यह दर्जा दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक ने फिनटेक के लिए कौन सा नया विभाग बनाया गया है, तो फिनटेक विभाग का सृजन किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, फिनटेक विभाग का प्रमुख किससे बनाया गया है, तो अजय कुमार चौधरी को इसका प्रमुख बनाया गया है। अगला प्रश्न है, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो यह जारी किया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। अगला प्रश्न है, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2022 इस श्रृंखला का क्रमशः कौन सा संस्करण था, तो यह 17वां संस्करण था इस सीरीज का। अगला प्रश्न है, 2021 हेतु ऑन टाइम प्रदर्शन के संदर्भ में शीर्ष बड़े हवाई अड्डों की वैश्विक सूची में शामिल होने वाला भारत का एकमात्र हवाई अड्डा कौन सा बन गया है, तो यह स्थान हुआ है, प्राप्त किया है चेन्नई हवाई अड्डा ने यह स्थान प्राप्त किया है। अगला प्रश्न है, चेन्नई हवाई अड्डा इस सूची में ऑन टाइम प्रदर्शन में किस स्थान पे है, तो एकमात्र है और इसमें 8वां स्थान प्राप्त किया गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं इसी क्रम में, यह सूची किसके द्वारा जारी किया गया है, तो यह सूची सीरियस के द्वारा जारी किया गया है, तो इसको आप याद रखना। अगला प्रश्न है, भारत में क्रिप्टो करेंसी पर नजर रखने के लिए देश का पहला क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स IC15 किसने लॉन्च किया है, तो क्रिप्टो वायर ने लॉन्च किया है, तो यह मोस्ट इंपोर्टेंट है, VBI है, तो आप इसको याद रखोगे। अगला प्रश्न है, $3 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू
वाली विश्व की पहली कंपनी कौन सी बन गई है? तो आप सबको जरूर पता होगा, एप्पल ने यह महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया है। मोस्ट वीवीआई प्रश्न, और इस तरीके का प्रश्न अगर देखा जाए दोस्तों तो लगातार यूपीएससी में भी पूछे जाते हैं और यूपीपीएससी में भी पूछे जाते हैं ऐसे प्रश्न, और बीपीएससी में भी पूछे जाते हैं, तो आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। और एक ट्रस्टेड इंफॉर्मेशन है। विश्व आर्थिकी, भारतीय आर्थिकी से जितने भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, लगभग 200 से ज्यादा प्रश्न मैं आपको यहाँ पे एक एक प्रश्न करा रहा हूँ, तो इस वीडियोस को देखना तो बिल्कुल भी आप नहीं भूलना। अगला प्रश्न है, किस पेमेंट बैंक ने अंतरराष्ट्रीय धन प्रेषण व्यवसाय के लिए आरबीआई की मंजूरी मिली है? तो फिनो पेमेंट बैंक। अगला प्रश्न है, अमेरिका ने किस देशों के एजीओए व्यापार वरीयता कार्यक्रम से बाहर कर दिया है? तो 3 देश हैं, इथियोपिया, माली और गिनी को अमेरिका ने बाहर कर दिया है। अगला प्रश्न है, किस मंत्रालय ने कोयला दर्पण पोर्टल को लॉन्च किया है? तो नाम से ही स्पष्ट है, कोयला मंत्रालय ने लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, कोयला पोर्टल का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य रखा गया है कोयला क्षेत्र से संबंधित प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों को आम लोगों के साथ साझा करना। इसको जरूर याद रखना है आप लोग को। अगला प्रश्न देख लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी आईईए की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत 2026 तक विश्व के तीसरे सबसे बड़े इथेनॉल उपभोक्ता के रूप में किस देश को पीछे छोड़ देगा? तो भारत यह उपलब्धि चीन को पीछे छोड़ करके हासिल करेगा। अगला प्रश्न है, वर्तमान में विश्व के 2 सबसे बड़े इथेनॉल उपभोक्ता देश कौन है? तो क्रमशः देखा जाए तो अमेरिका नंबर 1 पे काबिज है और ब्राजील नंबर 2 के काबिज है, और चीन जैसा कि आपको पता है नंबर 3 पे था, लेकिन अगर देखा जाए तो अब इंडिया का स्थान आ जाएगा नंबर 3 पे। अगला प्रश्न देख लेते हैं, केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट मंत्री निर्मला सीतारमन द्वारा संसद में आर्थिक समीक्षा कब पेश किया गया? याद रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, 31 जनवरी 2022। तो मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, आर्थिक समीक्षा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन के द्वारा प्रस्तुत किया गया। अगला, आर्थिक समीक्षा 21 और 22 का मूल विषय क्या था? मूल विषय रखा गया था त्वरित दृष्टिकोण। अगला प्रश्न है, आर्थिक समीक्षा की प्रस्तावना बताती है कि समग्र दृष्टिकोण आधारित है, फीडबैक, वास्तविक निष्कर्षों की तत्काल निगरानी, व्यापारिक प्रतिक्रियाओं तथा सुरक्षा संबंधी उपाय। तो इसको आप याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट की श्रेणी का यह सब प्रश्न है। इकोनॉमिक सर्वे, बजट आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होता है, पहले भी लगातार मैं आपसे बताता आ रहा हूँ। अगला प्रश्न है, आर्थिक समीक्षा 21-22 के अनुसार वर्ष 2021 में भारतीय अर्थव्यवस्था में वृद्धि दर 7.3% से गिरावट दर्ज करने के बाद 21 और 22 में और 22 और 23 में वृद्धि दर अनुमानित किया गया है कितना? तो यह अनुमान लगाया गया है 9.2% का, तो भी याद रखना है। अगला प्रश्न है, कोविड महामारी से सबसे कम प्रभावित क्षेत्र कौन सा था? तो कृषि क्षेत्र और इससे संबंध जो क्षेत्र हैं सबसे कम प्रभावित क्षेत्रों में से एक थे। अगला प्रश्न है, वर्ष 2021 में कृषि एवं संबंध क्षेत्र की वृद्धि दर 3.6% रही, जबकि 21 और 22 में यह अनुमान कितना लगाया गया है? तो 3.9% का यह अनुमान लगाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, कोविड महामारी से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा रहा? तो सेवा क्षेत्र। आप सभी को पता है सर्विस सेक्टर सबसे ज्यादा प्रभावित रहा था। वर्ष 20 और 21 में 1.4% संकुचन के बाद फिनेंशियल ईयर 21 और 22 में सेवा क्षेत्र का वृद्धि कितना रहने का अनुमान है? तो 8.2%। अगला प्रश्न है, 20 और 21 में उद्योग क्षेत्र की वृद्धि दर -7% रही थी, जबकि 21 और 22 में यह अनुमान है कि -11.8% रहने का अनुमान लगाया गया है। 11.8%, ठीक है ना? इसको आप याद रखना, -11.8% नहीं, 11.8% है, यह प्लस में है, ठीक है ना? इसको याद रखना। अगला प्रश्न है, 22 और 23 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर का अनुमान कितना है?
से लेकर के 8 पॉइंट से लेकर के 8.5% तक। तो इसको मोस्ट इंपोर्टेंट की श्रेणी में जरूर याद रखना। अगला प्रश्न है, वैश्विक महामारी के कारण उत्पन्न हुए विभिन्न व्यवधानों के बावजूद विगत 2 वर्षों में भारत का भुगतान संतुलन अधिशेष की स्थिति में रहा, यानी इसमें वृद्धि हुई है दोस्तों, ठीक है ना। अगला प्रश्न देख लेते हैं, 31 दिसंबर 2021 तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 634 बिलियन अरब डॉलर था, जो देश के विदेशी ऋण से अधिक है। साथ ही यह 32.2 महीने के आयात के बराबर है, यानी 13.2 महीना, लगभग अगर देखा जाए तो 13 माह का सरप्लस है। आयात इतना हो सकता है, भारत लगभग 1 साल से ज्यादा आयात कर सकता है अपने इस इस राशि से। अगला प्रश्न है, स्थिर कीमतों पर 11 और 12 में वर्ष 20 और 21 तथा वर्ष 21 और 22 फर्स्ट एनुअल रिपोर्ट में DVA वार्षिक वृद्धि क्या है, तो -6.2% और 8.6% 21 और 22 में। इकोनॉमी का डेटा है दोस्तों, तो इसको थोड़ा सा माइन्यूटली आपको याद करना है, तो इससे आपको बहुत लाभ होगा। अगला प्रश्न है, 20 और 21 में प्रचलित कीमतों पर जीवीए में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र, उद्योग, सेवा क्षेत्र का हिस्सा 20.2%, 25.9%, 53.9% रहा, जबकि 21 और 22 में यह रहा 18.8%, 28.2% और 53%। तो यह आपको तुलनात्मक रूप से, इसको VVI के श्रेणी में मैं रख रहा हूँ, याद रखना, तुलना भी कर लेना कि 20-21 में क्या स्थिति थी और 21 और 22 में क्या स्थिति थी, तो मोस्ट VVI है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, नवंबर 21 के अंत तक विदेशी मुद्रा भंडार के संदर्भ में विश्व में भारत का स्थान कौन सा था, तो भारत चौथे स्थान पे आ चुका है दोस्तों, नंबर 4 पे आ चुका है। प्रथम 3 देश है, चीन 1 नंबर पे है दोस्तों, जापान नंबर 2 पे है और स्विट्जरलैंड नंबर 3 पे है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, सकल मासिक वस्तु सेवा कर GST संग्रह जुलाई 2021 में कितना था, सबको पता होगा, बहुत फेमस इंफॉर्मेशन है, 1 लाख करोड़ रुपया के आंकड़े को पार कर गया था। हर एक प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इसको बड़े गर्व के साथ प्रस्तुत किया था भारत सरकार ने। अगला प्रश्न है, 25 जनवरी 2022 को IMF द्वारा जारी विश्व आर्थिक आउटलुक विकास अनुमानों के अनुसार वर्ष 2021 एवं 22 एवं 23 में भारत की आर्थिक वृद्धि 9% अनुमानित की गई, जबकि 23 और 24 के लिए 7.1% अनुमानित की गई। अगला प्रश्न देखते हैं, किस बैंक ने ग्रीन फिक्स्ड डिपॉजिट शुरू किया, तो इंडस इंड बैंक के द्वारा यह शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है, किसने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के साथ एकीकृत भारत का पहला स्वास्थ्य लोकल लॉन्च किया है, तो डॉक प्राइम टेक के द्वारा यह कार्य किया गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, किस बैंक ने मोस्ट इनोवेटिव बेस्ट प्रैक्टिस 2021 के लिए CIDI DX अवार्ड जीता, तो HDFC बैंक सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, न्यू डेवलपमेंट बैंक ने किस देश को नए सदस्य के रूप में स्वीकार किया है, तो मिस्र सही उत्तर होगा, और नो डाउट यह मोस्ट VVI है अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए। यूं तो देखा जाए तो हर एक प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है, आर्थिकी का, घटना चक्र का ये इंफॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। अगला प्रश्न है, सितंबर 2021 में किन देशों को NDB का सदस्य बनाया गया है, तो बांग्लादेश को बनाया गया है, संयुक्त अरब अमीरात को बनाया गया है, उरुग्वे को बनाया गया है। अगला प्रश्न है, पैनेक्स 2021 का आयोजन कहाँ किया गया, तो पुणे के अंतर्गत किया गया, पुणे महाराष्ट्र में किया गया। अगला प्रश्न है, इसका आयोजन किसके सहयोग से हुआ, तो फिक्की के सहयोग से इसका आयोजन हुआ। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय खाद्य तेल ऑयल पाम मिशन विश्व व्यापार शिखर सम्मेलन 2021 कहाँ आयोजित हुआ, तो यह सम्मेलन हैदराबाद में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है, केंद्र ने सोया मिल्क के आवश्यक वस्तु घोषित किया है, 30 जून 2022 तक आवश्यक वस्तु के अंतर्गत इसको शामिल किया गया है। अगला प्रश्न, आदेश कब जारी किया गया था, आदेश जारी किया गया था 23 दिसंबर 2021 को यह आदेश जारी किया गया था। अगला प्रश्न है, सरकार ने किस अधिनियम की अनुसूची में संशोधन किया है,
तो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की में संशोधन किया गया है इसके लिए। अगला प्रश्न है, इस अधिनियम में किस अनुसूची को जोड़ा गया है? तो अनुसूची 9 को सोया मिल में, अनुसूची 9 में इसको जोड़ा गया है, सोया मिल को जोड़ करके यह सुविधा दिया गया है। अगला प्रश्न, एशियाई विकास बैंक ने भारत के वित्त वर्ष 2021-22 के लिए कितने प्रतिशत वृद्धि का अनुमान लगाया है? एडीबी का अनुमान है दोस्तों, एडीबी का, एशियन डेवलपमेंट बैंक का 9.7%। अनुमान कितना रखा गया है इसके द्वारा? 9.7%। अगला प्रश्न है, किसने डोर स्टेप बिल भुगतान सेवा शुरू किया है? तो इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक और एनपीसीआई के द्वारा। तो यह भी आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है प्रश्न। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, एपीसीआई का पूरा नाम क्या होता है? नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है, कौन सा बैंक केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा 2 डिजी धन पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है? तो कर्नाटक बैंक को यह पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न है, सीमा पार सौदों के लिए कानूनी इकाई पहचानकर्ता किसने अनिवार्य किया है? तो भारतीय रिजर्व बैंक ने अनिवार्य किया है। अगला प्रश्न है, कानूनी इकाई पहचानकर्ता क्या है? तो 20 अंकीय संख्या होती है जिसको आरबीआई ने अनिवार्य किया है। अगला प्रश्न है, कानूनी इकाई पहचानकर्ता की पात्रता क्या है? तो 50 करोड़ रुपए या इससे अधिक पूंजी के सीमा पार सौदों के लिए उपयोग किया जाएगा। अगला है नेक्स्ट, आत्मनिर्भर हस्तशिल्पकार योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत प्रारंभ की गई है? तो यह पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय का परियोजना है, इसी के द्वारा यह शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है, किसकी सहायता के से शुरू किया गया है? तो पूर्वोत्तर क्षेत्र के कारीगरों के लिए शुरू किया गया है, वहां के कामगारों को इसका लाभ होगा। अगला प्रश्न है, आत्मनिर्भर भारत योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की सर्वाधिक संख्या शीर्ष 3 राज्य कौन है? तो पहला स्थान है यहाँ पे महाराष्ट्र का, दूसरा स्थान है गुजरात का और तीसरा स्थान है कर्नाटक का। और यह प्रश्न आपके लिए मोस्ट वीवीआई है, तो इसको आप जरूर याद रखना। अगला प्रश्न है, भारत में कुल पंजीकृत ईवी इलेक्ट्रिकल वाहन में शीर्ष स्थान पे कौन है? तो शीर्ष स्थान पे बड़े राज्य है उत्तर प्रदेश है। अगला है, उत्तर प्रदेश के बाद पंजीकृत इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में स्थान है क्रमशः दिल्ली का, उसके बाद कर्नाटक का, उसके बाद बिहार का और उसके बाद महाराष्ट्र का। अगला प्रश्न देख लेते हैं, किस देश ने टीथर और क्रिप्टो करेंसी के उपयोग की मंजूरी दी है? तो यह मंजूरी म्यांमार सरकार ने दिया है। अगला प्रश्न है, गुजरात के आनंद में पशुपालन स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज में कौन सा संस्करण लॉन्च किया गया है? तो यह दूसरा संस्करण था जिसको गुजरात सरकार ने लॉन्च किया है। सेकेंड लास्ट प्रश्न है, किस विभाग के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह पशुपालन और डेयरी विभाग के स्टार्टअप इंडिया के सहयोग से लॉन्च किया गया। और अंतिम प्रश्न है, प्रथम संस्करण कब और किसने लॉन्च किया था? तो वर्ष 2019 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया था। दोस्तों आज का यह एपिसोड यहीं पे समाप्त होता है। एक बार फिर से मैं बताना चाहूंगा, अगर आप मार्गदर्शन आईएएस चैनल को पसंद करते हैं दोस्तों, और यहाँ पे मैं कोशिश मेरी यह होती है कि समसामयिक घटना चक्र और समसामयिक जो प्रश्न हैं, तो आज उसी सीरीज के अंतर्गत मैंने आप लोग को मार्गदर्शन आईएएस चैनल के माध्यम से आपको घटना चक्र के आर्थिकी, बहुत सारे विद्यार्थी इसकी डिमांड कर रहे थे, तो आर्थिकी का मैंने पूरा का पूरा वन लाइनर प्रश्न आपको लगभग 200 से ज्यादा प्रश्न मैंने आपको कराया। और यकीन मानिए, अगर इन प्रश्नों को आप देख करके एग्जामिनेशन में जाएंगे तो आपका कोई भी प्रश्न आर्थिकी से कम गलत नहीं होगा। दोस्तों अगर यह सेशन आपको पसंद आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, और साथ ही साथ आप चैनल को अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करेंगे। और दोस्तों एक लाइक आप जरूर करेंगे क्योंकि यह आप लोग के लिए है। और इसी के साथ आज का मैं एपिसोड यहीं पे समाप्त करूंगा, और नेक्स्ट क्लास में मैं घटना सार का पूरा नेशनल करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल करंट अफेयर्स और स्पोर्ट्स के करंट अफेयर्स से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण एक साल का, दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, आप लोग यूपीएससी की तैयारी बहुत सारे विद्यार्थी करते हैं, आप में से बहुत सारे विद्यार्थी यूपीपीएससी की तैयारी करते हैं और बहुत सारे विद्यार्थी बीपीएससी की तैयारी करते हैं। तो दोस्तों करंट अफेयर्स में देखा जाता है कि मान के चलिए कि लगभग
एक साल का करंट अफेयर्स आपसे पूछा जाता है, एक साल या 1.5 साल का। तो मेरी यह कोशिश यह होगी, मैं पूरा एक साल का प्रश्न पत्र एक वीडियो या 2 या 3 वीडियो में आपको उपलब्ध करा दूं, ठीक है ना। तो आप मार्गदर्शन आईएएस चैनल के साथ जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को लाइक कीजिए दोस्तों, और शेयर जरूर कीजिए। और लगातार चैनल पे जो भी इंफॉर्मेशन मैं आपको शेयर करता हूं, ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन होता है, तो आप उसके साथ बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।